हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और ये हमारा क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट का 12 वीडियो है। एज यू नो दैट कि हमारा EIA का ही सीरीज चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने EIA का फंडा क्लियर कर लिया, हमने EIA 2006 का नोटिफिकेशन को क्लियर कर लिया, उसको बढ़िया तरीके से डिस्कस किया कि हाँ 1994 में क्या कमियां थी, 2006 क्यों आया, उसके मेन पॉइंट्स जो थे वो क्या हैं। फिर उसके बाद हम EIA प्रोसेस पे आए हुए हैं कि हाँ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो आप EIA के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो स्क्रीनिंग हमने इसके पहले वीडियो में कवर किया था, स्क्रीनिंग तक का। उसके बाद का जो स्टेज है वो स्कोपिंग का है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि हाँ स्टेजेस क्या हैं उसके। तो स्क्रीनिंग हो जाता है इसका स्टेज, फिर स्कोपिंग हो जाता है इसका स्टेज, फिर बेसलाइन हो जाता है स्टेज, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस हो जाएगा, फिर मिटिगेशन हो जाएगा, रिपोर्टिंग हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट मॉनिटरिंग, ये आपका हो जाता है। ये सारे स्टेज जो होते हैं मेजर स्टेज होते हैं। देखो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं होता। लेकिन स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन, इम्पैक्ट, मिटिगेशन, इन्हीं के चारों तरफ ये घूमता रहता है। और इन्हीं से क्या कहते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है EIA का रिपोर्ट जो बनाते हो आप, वो रिसाइक्लिक रूप में चलती है, रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपने प्रोजेक्ट है, किस कैटेगरी में वो फॉल इन हो रहा है। फिर उसके बाद आप उसको किस तरीके से बना कर डॉक्यूमेंट्स करके MOEF को या उसके रिगार्डिंग अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं। तो हमने स्क्रीनिंग तक समझा कि हाँ स्क्रीनिंग क्या होता है। बेसिकली स्क्रीनिंग वही होता है कि प्रोजेक्ट्स को EIA की नीड है या नहीं, ये किस कैटेगरी में फॉल इन कर रहा है, कैटेगरी A या कैटेगरी B1 में। इन्हीं दोनों को EIA की रिक्वायर्ड है। A को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है, B1 को स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है, और B2 को बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड है। तो स्क्रीनिंग यही छांट के यानी उसकी स्क्रीनिंग कर देगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपका EIA रिक्वायर्ड है या नहीं। फिर हम आते हैं स्कोपिंग पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्कोपिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपने इम्पैक्ट से आइडेंटिफाई किया है कि हाँ इसका EIA रिक्वायर्ड है, वो उसके की इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा। वो उसको की इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि कौन सा ऐसा इम्पैक्ट है जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा। यानी आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो कोई थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और आपने उसमें बताया कि एयर इतना पॉल्यूशन होगा, वाटर इतना पॉल्यूशन होगा, सॉइल इतना पॉल्यूशन होगा, नॉइस इतना पॉल्यूशन होगा। अब इन सारे पॉल्यूशन में कौन सा ऐसा पॉल्यूशन होगा, ऐसा एक ही पॉल्यूशन या दो पॉल्यूशन होंगे जो मेजर तौर पे उस थर्मल पावर कॉरपोरेशन से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। सारे सबका सिग्निफिकेंट सेम नहीं होगा, सबका इम्पैक्ट लेवल सेम नहीं होगा, सब डायरेक्ट का क्या कहते हैं सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं होगी कि उतने ही लेवल पे सब इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे। हो सकता है वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा हो, एयर उसके कंपेरिजन में कम हो, सॉइल ज़्यादा हो या नॉइस ज़्यादा हो। तो आपको यही जो स्कोपिंग होगा आइडेंटिफाई करेगा, एनवायरमेंटल फिल्टर्स लगा करके आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा जो इम्पैक्ट्स है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो आइडेंटिफाई करोगे, की इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे। फिर जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, कि इसी स्टेज पे आप डिटरमाइन करते हो क्या, TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। आप EIA कैटेगरी में A और B1 के लिए टर्म ऑफ रेफरेंसेस डिफाइन करते हो। द टर्म ऑफ रेफरेंसेस शैल बी कन्वेड टू एप्लीकेंट बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो कि 2006 में मेंशन किया गया है अच्छे तरीके से। कमेटी विद इन कितने दिन, 60 डेज, इसको याद करना ये भी आता है, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1। और अगर आप उस एप्लीकेंट को 60 डेज के भीतर टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दे पाते, देना पड़ता है आपको, अगर नहीं दे पाते, इफ द टर्म ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट फाइनलाइज एंड कन्वेड टू द एप्लीकेंट विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1, the term of reference suggested by the applicant shall be deemed as the final term of reference for EIA study। या तो ये होगा या तो वो अपने बनाए हुए टर्म ऑफ रेफरेंसेस के बेसिस पे अपना EIA की रिपोर्ट्स को आगे प्रोसीड करेगा। उसको करना ही होगा, वो रोक करके नहीं रख सकते। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को 60 डेज के भीतर उनको टर्म ऑफ रेफरेंस बताने ही होते हैं, और वो बता भी देते हैं। एक्सपर्ट्स किस काम के होते हैं, वो एक्सपर्ट का ही काम ही होता है उनका।
फिर आपकी जो MOEF होगी या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी पोर्टल होंगे उनके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से रिगार्डिंग, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स का B1 के लिए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, डिस्प्ले ऑफ अप्रूव द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑन द वेबसाइट, वो उस पर अप्रूव करेंगे। मतलब वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि हाँ ये टर्म ऑफ रेफरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे जाके मॉनिटर कर सकते हो। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी एट दिस स्टेज, इसी स्टेज पे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी जितनी भी होती हैं उनके द्वारा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। किस स्टेज पे? स्कोपिंग की स्टेज पे। इन केस ऑफ सच रिजेक्शन द डिसीजन टुगेदर विद द रीजन फॉर द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट इन अ राइटिंग विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। वही बात हो गई, इन केस ऑफ सच रिजेक्शन, इस तरीके के रिजेक्शन में द डिसीजन टुगेदर विद द रीजन फॉर द सेम, द डिसीजन जो भी होगा उनका और उसी रीजन के लिए द कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेंट होगा उनको आप राइटिंग में कम्युनिकेट करोगे, बताओगे कि भैया ये ऐसा ऐसा हम आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी उसमें कमियां हैं। वो भी 60 डेज के भीतर आपके एप्लीकेशन के, नहीं कि 60 दिन बीत गया फिर आप उसके बाद उसको बताओगे, उसके भीतर ही आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टर्म ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। टाइम की भी वैल्यू होती है और ये मैंडेटरी किया गया है। तो बेसिक मैंने एक फ्लो चार्ट के तौर पे आपको समझाया है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है, समरी फॉर्म में ही देख लो आप। फिर उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, जो कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर आपका यूनियन टेरेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल कराते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ द पब्लिक कंसल्टेशन होता है, फिर इसका जो होता है डिस्प्ले एट अ पंचायत या फिर जहाँ पर भी होगा उस जगह पे उनको वेबसाइट पे या रेडियो चैनल पे या लोकल न्यूज़पेपर में हर जगह किया जाएगा उनको। फिर प्रोसीडिंग टू MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CC हो गया है। अब अप्रेजल एंड रिकमेंडेशन बाय द अप्रेजल कमेटी, जो कि MOEF के द्वारा वेबसाइट्स पे मेंशन की गई थी, टर्म ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वही चीज़ें होती हैं। फिर प्रोसीडिंग जो पब्लिक कंसल्टेशन था जो वहाँ पे किया गया था, टू प्रोपोनेंट फॉर फाइनलाइज ऑफ EIA रिपोर्ट एंड सबमिशन टू द MOEF, फिर वही MOEF के थ्रू होते हुए अप्रेजल कमेटी के पास आएगी। फिर जो होगी अप्रेजल कमेटी डिसीजन लेगी, यहाँ पे या तो रिजेक्ट करेगी या तो एक्सेप्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट किया तो रिफर्ड बैक टू द EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अंडर द कम्युनिकेशन टू प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। फिर उसके बाद आगे जाए, मतलब अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर अप्रूव्ड कर लिया जाता है तो डिस्प्ले ऑन MOEF वेबसाइट एंड प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट वेबसाइट। पोस्ट EC मॉनिटरिंग में सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली compliance report to the MOEF या ROMEF, डिस्प्ले ऑफ द compliance रिपोर्ट ऑन MOEF, ये आपका बेसिक प्रोसीजर होता है। तो स्क्रीनिंग हो गया आपका, स्कोपिंग हो गया। स्कोपिंग में बेसिकली आपका क्या है कि जो की पॉइंट्स होंगे इम्पैक्ट के उनको आपको आइडेंटिफाई करेगा वो, कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स में इसको यही चीज़ ऐसे क्या कहते हैं इम्पैक्ट हैं जो ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे। फिर उसके बाद होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस सेट करना है, उनको 60 डेज़ के भीतर सेट करना है। अगर 60 डेज़ के भीतर नहीं कर सकते तो उनका वो खुद टर्म ऑफ रेफरेंस को सेट कर सकता है। अब अगला जो हमारा होगा वो बेसलाइन स्टडी हो गया, इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया, इतना ही रहेगा अगले वीडियो में। बाकी चीज़ें जो होती है रिपोर्टिंग ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता ही हो जाएंगी, इसमें वर्ड में ही होता है। उसके बाद हम EIA मेथोडोलॉजी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।